नमस्कार। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए हम लोगों ने जीएस की टेस्ट सीरीज चलाई थी, जिसकी ये आपकी टेस्ट सीरीज नंबर 2 रहने वाली है। ठीक है, एक जो मिक्स टेस्ट सीरीज चल रही है वो तो अलग से चल रही है, जिसमें अभी तक मैंने आपको 20 टेस्ट सीरीज करवा दी है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप उस टेस्ट सीरीज को भी जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। ठीक है, आपका एग्जाम जो है आपका 3 अगस्त को हो गया है, उसमें अब कोई डिले नहीं होगा, तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, तो जीएस के लिए बच्चे बोल रहे थे कि सर कुछ क्वेश्चंस करवा दीजिए, तो जीएस के लिए टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी थी। ये आपकी दूसरी टेस्ट सीरीज रहने वाली है। ठीक है, तो पहली क्लास भी आप जरूर देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन जो है सारे रिपीटेड क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो ये टेस्ट सीरीज नंबर 2 है इसको स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन 1 है आपका, वैदिक काल में पणि किसे कहा जाता था? पणि किसको कहा जाता था? जमींदार को, सेनापति को, सी जिनका व्यापार पर नियंत्रण था, या फिर कृषक। ठीक है, तो पणि जो हुआ करते थे किससे संबंधित है? व्यापार से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिनका व्यापार पर नियंत्रण रहता था उनको क्या बोला जाता था? पणि बोला जाता था। ठीक है, तो ये व्यापारी हुआ करते थे और बहुत लालची भी हुआ करते थे। ठीक है, तो यानी कि जो आपकी जो वस्तु होती थी उनका लेन देन करके ये लोग क्या करते थे? अब कमाई करते थे। ठीक है, तो पणि का मतलब क्या है? जिनका व्यापार पर नियंत्रण था, यानी कि ये व्यापारी वर्ग के लोग हुआ करते थे। ऋग्वेद में पणि व्यापारी नागरिक हुआ करते थे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पणि का मतलब आपका व्यापार से है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर आपने चुनना है। एक तरफ आपको युद्ध दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको वर्ष दे रखा है। आपने बताना है कि कौन सा युद्ध आपका किस वर्ष में हुआ था। ठीक है, तो देखिए पानीपत का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध आपका 1527 में हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो जो घाघरा का युद्ध है आपका 1529 में हुआ था, और चंदेरी का युद्ध आपका 1528 में हुआ था। ठीक है, तो कई बार आपसे पूछ लेता है कि आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में आपने बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए पानीपत का युद्ध होगा 1526 में, है ना। उसके बाद अगर हम लोग आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में अगर लगाएंगे तो खानवा का युद्ध आएगा 1527 में। उसके बाद आपका चंदेरी का युद्ध आएगा 1528 में। उसके बाद घाघरा का युद्ध आएगा 1523 में, 29 में सॉरी। ठीक है, तो ये चारों युद्ध है, सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा? पहले का 4, दूसरे का आपका 3, तीसरे का आपका 2 और चौथे का आपका 1। 4321, 4321 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पानीपत का जो युद्ध हुआ था, पानीपत का जो युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए, बाबर प्लस इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, पानीपत का। और खानवा का युद्ध की बात करें तो खानवा का जो युद्ध हुआ था आपका बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर प्लस राणा सांगा, कई बार ये भी पूछता है आपसे। ठीक है, घाघरा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो घाघरा का युद्ध जो हुआ था बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। ये सारे जो युद्ध हैं आपके किसके हैं? बाबर के हैं। ये अफगानों के बीच। और चंदेरी का युद्ध कब किसके हुआ था? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। बाबर प्लस मेदिनी राय के मध्य हुआ था। ठीक है, तो ये सारे आपको पॉइंट्स याद रखने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारत का सबसे पुराना लौह और इस्पात संयंत्र कौन सा है? ठीक है, तो सबसे पुराना पूछा है। सबसे पुराना लौह और इस्पात संयंत्र कौन सा है आपका? टिस्को है, टिस्को जमशेदपुर। ठीक है, टिस्को की फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन इलेबोरेट करके पूछ दिया जाएगा। ठीक है, टिस्को ना लिख के पूरी फुल फॉर्म लिख दी जाएगी, तो आपसे पता होना चाहिए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, तो टिस्को का मतलब है आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। कहाँ है? आपके जमशेदपुर झारखंड में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का जो सबसे पुराना लौह और इस्पात संयंत्र कौन सा है? टिस्को जमशेदपुर में है, यानी कि टाटा आयरन स्टील
कंपनी, ठीक है। इसका जो गठन हुआ था, टिस्को का जो गठन हुआ था, कब हुआ था? टिस्को का गठन हुआ था 26 अगस्त 1907 को। किसने किया था? दोराबजी टाटा ने। दोराबजी टाटा इसके फाउंडर थे, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपने सुना भी होगा, टाटा जो है स्टील कंपनी है, स्टील की एक कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? 1976 में लगा था। इस समय कौन सा संशोधन हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन जो था वो आपका राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था, ठीक है। इस समय जो हमारी जो पीएम थी, कौन थी? पीएम थी हमारी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। जो आपका 76वां संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कई बार पूछा कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़े गए थे। पूछता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा संविधान संशोधन है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसमें देखिए जब आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था, इसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे। एक तो समाजवादी था, ये भी पूछता है कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। तो ये शब्द जोड़े गए थे। सारे आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नदियां दे रखी हैं और यहाँ पे उनके कुछ पुराने नाम दे रखे हैं। आपने बताना है कि किस नदी का क्या नाम था, ठीक है। तो देखिए झेलम जो नदी है, झेलम नदी का पुराना नाम क्या था? वितस्ता था, वितस्ता बोला जाता था झेलम को। चिनाब नदी को अस्किन बोला जाता था, अस्किन इसका पुराना नाम है। व्यास नदी को आपको बोला जाता था विपासा या फिर बिपासा, ठीक है, व्यास नदी को। और रावी नदी को क्या बोला जाता था? परुस्नी बोला जाता था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। झेलम को वितिस्ता बोला जाता है, चिनाब नदी का पुराना नाम अस्किन था, व्यास का आपका बिपासा था और रावी का आपका परुस्नी था, ठीक है। यानी कि पहले का आपका दूसरा, दूसरे का आपका चौथा, तीसरे का आपका तीसरा और चौथे का आपका पहला। 2431 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान या फिर महाकोलाहल निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन है? ठीक है, तो उलगुलान या फिर महान, ये आपका महान होगा। महान कोलाहल किस घटना का वर्णन है? 1857 का विद्रोह, 1921 का मोपला विद्रोह, 1859-60 का नील विद्रोह या फिर बिरसा मुंडा का 1899 और 1900 का विद्रोह। ठीक है, तो उलगुलान और महान कोलाहल किस घटना का वर्णन है? तो ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा का 1899 और 1900 का जो विद्रोह हुआ था उसी को उलगुलान बोला जाता है या फिर महान कोलाहल बोला जाता है। बहुत बार परीक्षाओं में ये रिपीट हुआ है, तो क्वेश्चन आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका विद्रोह हुआ था, बिरसा मुंडा ने नेतृत्व किया था मुंडा जनजाति का। ठीक है, तो मुंडा जनजाति के नेतृत्व करता थे कौन थे? बिरसा मुंडा थे। ठीक है, इन्होंने ही इस जो विद्रोह था, ये विद्रोह किसके खिलाफ था? तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये विद्रोह किया गया था मुंडा जनजाति द्वारा, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया गया था। इस घटना को उलगुलान या फिर महान कोलाहल का नाम से भी जाना जाता है। कई बार पूछता है कि उलगुलान किससे संबंधित है या फिर महान कोलाहल की घटना किससे संबंधित है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंडा विद्रोह से संबंधित है, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। 1899 और 1900 में विद्रोह हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। एक तरफ आपको विटामिन दे रखे हैं, दूसरी तरफ रासायनिक नाम दे रखे हैं। आपने बताना है कि किस विटामिन का कौन सा नाम है। ठीक है, तो B2 जो है आपका, B2 विटामिन है, इसका जो रासायनिक नाम है आपका
फ्लेविन है, ठीक है। राइबोफ्लेविन B2 को बोला जाता है, B2 विटामिन को। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है आपका रेटिनॉल, रेटिनॉल बोला जाता है। और B12 का आपका कोबालामिन बोला जाता है इसका रासायनिक नाम। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है आपका टोकोफेरोल है, टोकोफेरोल, ठीक है। तो पहले का आपका क्या बना, B2 का आपका राइबोफ्लेविन यानी कि सेकंड, ए का आपका विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है यानी कि थर्ड, B12 को कोबोलामिन बोला जाता है यानी कि फोर्थ, और विटामिन ई को टोकोफेरोल बोला जाता है यानी कि 2 3 4 1 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो आपका जो विटामिन बी है, विटामिन बी की कमी से आपका डर्मेटोसिस रोग होता है, डर्मेटोसिस रोग होता है, ठीक है। ए की कमी से आपको पता होगा रतौंधी होता है, रतौंधी होता है। B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। और ई की कमी से कौन सा होता है, ई की कमी से प्रजनन शक्ति की कमी होती है, प्रजनन शक्ति की कमी होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इकोनॉमी से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, बहुत बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और वित्त मंत्री भी रहे हैं। कि 1991 का जो वर्ष था वो उदारीकरण का वर्ष था, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का मतलब ये होता है अर्थव्यवस्था में आपको कोई भी वो नहीं रहती है, उसमें कोई भी बाउंडेशंस नहीं रहती हैं, ठीक है। तो 1991 का जो वर्ष था वो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का वर्ष था। उस समय वित्त मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय क्या थे, वित्त मंत्री थे, इसीलिए उनको भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जब ये उदारीकरण का वर्ष 1991 था, उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 9, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1972 में आया था, ठीक है। तो याद रखना है, इस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्यों आया था, तो जो आपके अवैध जो शिकार हो रहे थे जानवरों के, अवैध शिकार को रोकने के लिए ये आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था, यानी कि जो आपके वन्य जीव होते हैं उनको संरक्षण देने के लिए एक अधिनियम आया। कब आया, 1972 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है। तो आर्द्र भूमि जिसको वेटलैंड्स भी बोला जाता है, वेटलैंड्स भी बोला जाता है, ठीक है। इसके लिए एक सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, ईरान का एक शहर था रामसर, ईरान का शहर था रामसर, ठीक है। इसको रामसर कन्वेंशन के नाम से बोले जाते हैं। और ये आर्द्र भूमि होती है, इसको रामसर साइट्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो ईरान में एक शहर है आपका रामसर, वहाँ पे ये कन्वेंशन हुआ था। कब हुआ था ये कन्वेंशन यानी कि सम्मेलन, ठीक है। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 2 फरवरी 1971 को हुआ था, ठीक है। इसीलिए 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में अंतर्राष्ट्रीय यानी कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 फरवरी 1971, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, आर्द्र भूमि या फिर रामसर साइट्स बोला जाता है। अभी टोटल 2500 से अधिक साइट्स है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 2500 से अधिक रामसर साइट्स हैं, जिसमें से अभी 2025 में 51 साइट्स किस में हैं, 51 साइट्स जो हैं आपकी भारत में, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं वर्तमान में, तो 91 साइट्स हैं भारत में रामसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 फरवरी 1971। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। एक तरफ आपको जल संधि दे रखी है, दूसरी तरफ मध्यस्थता दे रखी है, यानी कि कौन सी जल संधि किन किन के
मध्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। पहला आपका जिब्राल्टर संधि। तो जिब्राल्टर संधि जो है आपकी अफ्रीका और यूरोप के मध्य है, ठीक है। तो जिब्राल्टर संधि किसके मध्य है? अफ्रीका और यूरोप के मध्य है। वहीं मलक्का संधि आपकी किसके मध्य है? मलक्का संधि आपकी इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है, ठीक है। तो मलक्का संधि आपकी इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच हो गई। बेरिंग जल संधि बहुत बार पूछा जाता है। बेरिंग जल संधि आपकी एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य है, ठीक है। तो बेरिंग जल संधि आपकी एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य है। नेक्स्ट है आपका होमुर्ज जल संधि। होमुर्ज जल संधि आपकी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक जल संधि इंडिविजुअल भी पूछ सकता है और मैच ऑफ द फॉलोइंग भी पूछ सकता है, ठीक है। तो जिब्राल्टर संधि आपकी अफ्रीका और यूरोप के मध्य हो गई, यानी कि पहले का सेकंड हो जाएगा। मलक्का जल संधि आपका इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है, यानी कि थर्ड हो जाएगा। बेरिंग जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य है, यानी कि फोर्थ हो जाएगा। और होमुर्ज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य है, तो 1 हो जाएगा। 2 3 4 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आज का आयोग पूछ रहा है, ठीक है। देखिए बैकग्राउंड में मैंने ब्लैक कर दिया, क्योंकि कई बच्चे बोल रहे थे कि सर बैकग्राउंड ब्लैक कर दीजिए, क्योंकि वाइट जो बैकग्राउंड होता है उससे आंखों पे थोड़ा सा असर पड़ता है, इसलिए मैंने इस बार से बैकग्राउंड भी ब्लैक कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी 4 नदी दे रखी, बहुत बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है, आपको आंसर पता भी होगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा। नर्मदा नदी क्या है? डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ठीक है। और जो नर्मदा नदी है ये आपकी महाद्वीपीय नदी है और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, पश्चिमी दिशा में बहने वाली महाद्वीपीय नदी है, ठीक है। ये भी पूछता है पश्चिमी दिशा में बहने वाली महानदी कौन सी है? तो कौन सी है? नर्मदा ही है। नर्मदा आपकी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। इतने पॉइंट्स आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था 22-23 अक्टूबर 1764 में हुआ था। कई बार पूछता है, सनी पूछ लेता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। 1764 में हुआ था 22-23 अक्टूबर को, ठीक है। किस किस के मध्य हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था ब्रिटिश इंडिया के युद्ध, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया प्लस संयुक्त सेना थी भारत की तरफ से, संयुक्त सेना। इस संयुक्त सेना में कौन कौन था ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक तरफ तो संयुक्त सेना में मीर कासिम था, और कौन था? मीर कासिम था, आपका सुराजुद्दौला था, सुराजुद्दौला था, और आपका कौन था? शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो ये संयुक्त सेना थी, किसके खिलाफ लड़ रही थी? ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ लड़ रही थी बक्सर के युद्ध में, ठीक है। तो याद रखिएगा। और ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो यहाँ मेजर, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेजर हेक्टर मुनरो, ठीक है। तो पूछता है बक्सर के युद्ध में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो आप बताएंगे मेजर हेक्टर मुनरो, ठीक है। पूछ सकता है कि संयुक्त सेना में कौन कौन सा था? मीर कासिम था, सुराजुद्दौला था और शाह आलम द्वितीय था। कब हुआ था? 22 से 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, ठीक है। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बंगाल के गवर्नर कौन थे उसके? हेनरी वेंसीटार्ट, हेनरी वेंसीटार्ट उस समय बंगाल के गवर्नर थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको PMJAY यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ कब किया गया था, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है? इसमें प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक का क्या मिलता है? फ्री में इलाज मिलता है, फ्री मेडिकल सुविधा मिलती है या फिर इलाज मिलता है। इसके लिए आपके क्या बनाए जाते हैं? आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं, आप सभी को पता भी होगा।
बहुत अच्छी सरकार की स्कीम है। कब शुरू की गई थी ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? तो ये शुरू की गई 23 अक्टूबर 2018। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा, 23 अक्टूबर 2018 को शुरू की गई थी ये वाली योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट की गई थी? तो ये आपकी रांची झारखंड से स्टार्ट की गई थी, ये भी आप याद रखिएगा, रांची झारखंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, जनजाति को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया था या फिर किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो जनजाति आपकी किसके लिए प्रयोग किया जाता था? जनजाति को इंगित करने के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठक्कर बापा ने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था जनजाति को इंगित करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? ठीक है, तो ICAR इसका मुख्यालय आपका कहाँ है? नई दिल्ली में है। ये आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या फिर अनुसंधान परिषद की का मुख्यालय क्या है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, तो इसके अनुसार भारत की जो मिट्टियां हैं उनको 8 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 8 प्रकार की मिट्टियों में डिवाइड किया गया है। इनके नाम अगर हम देखना चाहें तो कौन कौन से हैं इसके नाम? तो देखिए, एक तो आपको ये पता ही होगा, जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। दूसरा आपका लाल मिट्टी। तीसरा आपका काली मिट्टी। चौथा आपका लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, 4 ये हो गई। 4 आपकी, एक आपकी रेगिस्तानी मिट्टी, एक आपका पहाड़ी मिट्टी, एक आपकी क्षारीय मिट्टी और एक आपकी पीट या फिर दलदली मिट्टी। ठीक है, तो ये 8 टाइप्स की हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो पूछता है परीक्षाओं में कि भारतीय अनुसंधान परिषद द्वारा भारत की मिट्टियों को कितने प्रकार की मिट्टियों में बांटा गया? तो 8। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ। ठीक है, घटता हुआ क्रम इस तरह से। ठीक है, तो देखिए, सबसे बड़ी अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र, गंगा गोदावरी नर्मदा, तो यहाँ पे आपको 4 नदियां दे रखी है जनरली। ब्रह्मपुत्र की अगर हम लंबाई की बात करें, ब्रह्मपुत्र की लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, गंगा की बात करें, गंगा की जो लंबाई है 2510 किलोमीटर है। अगर हम बात करें गोदावरी की, गोदावरी की लंबाई 1450 किलोमीटर है। और आपकी नर्मदा की बात करें, नर्मदा की लंबाई आपकी 1290 किलोमीटर है। ठीक है, तो सबसे लंबी आपकी ब्रह्मपुत्र होगी, उसके बाद गंगा होगी, उसके बाद गोदावरी होगी, उसके बाद नर्मदा होगी। ठीक है, तो अब ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा, ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी आपकी ब्रह्मपुत्र हो गई, उसके बाद आपकी गंगा हो गई, उसके बाद गोदावरी हो गई, उसके बाद आपकी लास्ट में नर्मदा हो गई। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लंबाई मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, आपको लंबाई भी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, ऐहोल को भारतीय मंदिर वास्तुकला का पालना कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय मंदिर वास्तुकला का पालना किसे कहा जाता है? ऐहोल को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राजवंश का संबंध ऐहोल में भव्य मंदिर के निर्माण से है? ठीक है, तो ऐहोल में भव्य मंदिर का निर्माण किसने कराया है, किस शासन ने, किस राजवंश ने कराया? तो चालुक्य राजवंश ने कराया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐहोल शिलालेख पूछा जाता है कि ऐहोल शिलालेख किससे संबंधित है? तो ऐहोल से शिलालेख प्राप्त हुआ है, वो शिलालेख किससे से संबंधित है? तो चालुक्य राजा से ही संबंधित है। चालुक्य राजा कौन था? चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय, पुलिकेशन द्वितीय। ठीक है, तो परीक्षा में पूछता है ऐहोल शिलालेख किससे संबंधित है? तो चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है ऐहोल शिलालेख। कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कर्नाटक से प्राप्त हुआ था ये। ठीक है, कर्नाटक से प्राप्त हुआ था। और
ऐहोल को ही भारतीय मंदिर वास्तुकला का पालना कहा जाता है। तो ऐहोल का संबंध किससे हो गया? चालुक्य राजवंश से हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ठीक है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद होती है इसके 5 तो क्या होते हैं? स्थायी सदस्य होते हैं। ये परमानेंट सदस्य हैं, ठीक है, ये चेंज नहीं होते। बाकी इसमें क्या होता है? 10 इसके क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं, और ये बारी बारी करके अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, तो अपने टर्न के अनुसार इनको सदस्य बनाया जाता है। 5 जो स्थायी सदस्य हैं उसमें कौन सा इसमें से सदस्य नहीं है? ठीक है, देखिए फ्रांस भी है, चीन भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, बट भारत नहीं है। ठीक है, तो भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत संयुक्त राष्ट्र परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं जीएस टेस्ट सीरीज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो एक तरफ शास्त्रीय भाषा दे रखी है और मान्यता प्राप्त वर्ष दे रखा है। ठीक है, तो देखिए तमिल शास्त्रीय भाषा है, इसको 2004 में मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है, संस्कृत को 2005 में मान्यता दी गई थी शास्त्रीय भाषा के रूप में, कन्नड़ को 2008 में दी गई थी, उड़िया को 2013 में नहीं दी गई थी। उड़िया जो आपकी शास्त्रीय भाषा है, इसको जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2014 में दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़िया सही सुमेलित नहीं है। ये परीक्षा में पूछता है कि संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला था। ठीक है, तो आपने क्या जवाब देना है? 2005 में मिला था। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछता है, कई बार पूछेगा कि तमिल को कब मिला था, कन्नड़ को कब मिला था, उड़िया को पूछा, तो इंडिविजुअली पूछ सकता है, बट संस्कृत वाला बहुत कॉमन है इसलिए बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो संस्कृत तो एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं? तो वर्तमान में भारत में 11 शास्त्रीय भाषाएं। ठीक है, तो 11 शास्त्रीय भाषाएं, और हमारी जो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो 22 भाषाएं, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये था आज का जीएस का टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस पेपर आपका सेकंड, जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, उसके संबंध में जितने भी स्टैटिक फैक्ट्स थे उनको भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। होप सो आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही होगी। ठीक है, देखिए जो सेकंड वाली जो टेस्ट सीरीज जो ऑलरेडी पहले से चलाई जा रही थी उसकी क्लासेस भी अभी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप जो ये टेस्ट सीरीज मैं आपको करवा रहा हूँ आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप उत्तराखंड पुलिस की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। इन सभी की मैं आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो, यूजफुल वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। साथ में आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपको डिलीवर की जाए। ठीक है, चलिए आज की जो वीडियो है, आज का जो सेशन है, इसको यहीं पे हम एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।